प्रकृति का गहना है ये, थरा पर गिरकर यही कहता है ये। अब मोती बरखा का हो या झरने का, दिलों को सुकून पहुंचाता है ये। लगभग 150 फीट की ऊंचाई से गिरता ये मोती झरना राजमहल की पहाड़ियों की खूबसूरती में चार चांद लगा देता है। और गंगा के साथ मैं पहुंच गया हूं उस प्रदेश में जो उन 5 प्रदेशों में से एक है जहां गंगा बहती है। यहां आने के लिए मैं बहुत उत्साहित था क्योंकि पिछले सीजन में मैं यहां नहीं आ पाया था। बहुत ज़्यादा मैं इस प्रदेश के बारे में जानता नहीं हूं, जानूंगा भी कैसे। आखिरकार ये हमारे भारत का एक बहुत ही जवान प्रदेश जो है, 21 साल की उम्र है, 2000 में इसका जन्म हुआ था, लेकिन संपत्ति इतनी है इस प्रदेश में कि ज़रा सोचिए, पूरे भारतवर्ष का 40% खनिज यानी मिनरल्स इस प्रदेश से आते हैं। प्रकृति हो, वनस्पति हो या संस्कृति हो, भरपूर है यहाँ। आप जानते हैं ना, मैं बात कर रहा हूँ हमारे झारखंड की। और मैं इस समय हूँ साहिबगंज में, झारखंड का वो जिला जिसे गंगा का स्पर्श मिलता है। प्रकृति के इस हरे रंग में छिपे इस क्षेत्र में इतना देखने के लिए कि मैं अपनी बातें बंद करता हूँ और आपकी सैर शुरू करता हूँ। इस कड़ी में देखूंगा राजमहल की पहाड़ियों में बहते खूबसूरत मोती झरने को। जाऊंगा मंड्रो फॉसिल पार्क, एक वर्ल्ड जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट, और जानूंगा करोड़ों साल पुराने फॉसिल्स के राज। मिलूंगा एक ऐसे प्रख्यात कलाकार से जो टेराकोटा से बनी ट्राइबल आर्ट को दे रहे हैं एक नया रूप। जानूंगा कैसे नमामि गंगे साहिबगंज जिला प्रशासन के साथ मिलकर रख रहा है गंगा को साफ। राजमहल के शानदार 12 द्वारी और जामी मस्जिद के इतिहास से होऊंगा परिचित। देखूंगा गंगा का भव्य नजारा राजमहल के खूबसूरत सिंघी दालान से। रस से भरे रौसो कदम का चखूंगा स्वाद। करूंगा दर्शन उस पेड़ का जो कभी था गवाह भगवान और भक्त के मिलन का। भागलपुर से साहिबगंज की दूरी लगभग 78 किलोमीटर है। चलिए मैं आपको एक बहुत ही दिलचस्प भूवैज्ञानिक तथ्य देता हूं, जियोलॉजिकल फैक्ट। भूवैज्ञानिकों का मानना है कि यह पूरा क्षेत्र आज से तकरीबन 16 करोड़ साल पहले समुद्र के नीचे था। तब इसी क्षेत्र जहां पर आप ये मोती झरना देख रहे हैं, यहीं पर एक ज्वालामुखी तकरीबन 15 या 16 बार फटा और उसने लावा उगला और उसी लावे से ये राजमहल की पहाड़ियां अस्तित्व में आई। जरा सोचिए, ये पहाड़ियां तकरीबन 16 करोड़ साल से यहां पर खड़ी हैं। क्या नहीं देखा इन्होंने। नमस्कार। आप जानते हैं इसे मोती झरना क्यों कहते हैं? बहुत ही सरल है। वो इसलिए है क्योंकि जब ये बूंदें जमीन पर पड़ती हैं तो बिल्कुल मोतियों जैसी दिखती हैं। इस खूबसूरत झरने के नीचे प्राचीन मोतीनाथ मंदिर है जो भगवान शिव को समर्पित है। यह भी माना जाता है कि मोती झरने का नाम इसी मोतीनाथ मंदिर से पड़ा। नमस्कार पंडित जी। बहुत ही खूबसूरत बनावट है इस मंदिर की। कौन बनवाए है इसे? ये तो प्राचीन जमाने का है। ये महाभारत काल का समय, द्रौपदी वनवास के समय की बात है। अच्छा। यहाँ आए थे और भगवान श्री कृष्ण से आराधना की और बाबा विश्वकर्मा द्वारा इस गुफा का निर्माण कराए। हाँ। और राजा मानसिंह के इस जमाने में इनको ज़्यादा विकसित किए, तब से ये चले आ रहे हैं। अच्छा, ये जो शिवलिंग यहाँ पर है ये प्राकृतिक है? ये प्राकृतिक है। बहुत ही खूबसूरत है। हाँ, तो बहुत अच्छा लगता होगा आपको। हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। गर्मी का एहसास नहीं होता है यहाँ पर। बिल्कुल। तो ऐसा तो होता नहीं होगा कि कोई साहिबगंज आए और मोती झरना ना आए? ना, ऐसा तो होता ही नहीं है। वहाँ यहाँ साहिबगंज आएगा तो यहाँ तो जरूर आएगा। जो झार का खंड है
वो झारखंड। झार मतलब हरे भरे हवा से बातें करते पेड़। जंगलों की वसुंधरा कहा जाने वाला ये राज्य सचमुच अनुपम है। ये छोटे छोटे गांव, ये खेत खलिहान, ये पहाड़, ये हरियाली, मैंने सोचा भी नहीं था कि झारखंड इतना खूबसूरत होगा। और अब मैं आपको झारखंड में एक ऐसी जगह लेकर आया हूं जो कि बहुत ही रोमांचक है, बहुत ही दिलचस्प है। एक ऐसा खजाना है जो अविश्वसनीय है, पर हकीकत में है, साक्षात में है। मैं आपको यहां उनसे मिलवाऊंगा जिनकी हस्ती आज से करोड़ों साल पहले मिट चुकी थी, लेकिन वो आज भी जीवित हैं। हैरान मत होइए, शारीरिक रूप में नहीं, जीवाश्म के रूप में। जीवाश्म मतलब फॉसिल्स। आप जानते हैं, हमारे पृथ्वी और उस पर रहने वाले जीवों के बारे में जितनी भी जानकारी आज विश्व में एकत्रित है, उसका बहुत बड़ा श्रेय इन फॉसिल्स को जाता है। अगर ये फॉसिल्स नहीं होते तो हमें अपने ग्रह की आयु का कभी पता नहीं चलता। अगर ये फॉसिल्स नहीं होते तो हमें अपने एवोल्यूशन के बारे में कभी पता नहीं चलता। फॉसिल पार्क में मेरा जाना इत्तेफाक नहीं था, बल्कि ये यात्रा मेरी उत्सुकता की प्रकाष्ठा यानी मंजिल थी। वर्ल्ड जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट साहिबगंज में बना मंड्रो फॉसिल पार्क 1600 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ है। यह पार्क जहां एक तरफ हमारी धरोहर को संभाल रहा है, वहीं दूसरी तरफ दुनिया भर के रिसर्चर्स के लिए यह ज्ञान का खजाना है। मनीष जी, अगर मैं ये कहूं कि ऐसी जगह का भारतवर्ष में होना और ऐसी जगह पर मेरा होना एक सौभाग्य की बात है, तो क्या वो गलत होगा? बिल्कुल नहीं। कि ये जो राजमहल के फॉसिल्स हैं जियोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट मायने रखते हैं। जुरासिक के जस्ट बाद इनका निर्माण रहा है, उस समय के फॉसिल्स हैं ये। जुरासिक एज जो है वो कितने हजारों साल, मतलब हजारों में लाखों साल, करोड़ों साल, सॉरी। एग्जैक्टली राजीव जी, ये 15 करोड़ साल के करीब करीब की आप बातें कर रहे हैं। 15 करोड़ साल पहले ये फॉसिल्स बने थे। इस रीजन में 17 बार लावा निकले हैं जी। और उस समय की लकड़ियां थी, उस समय जो चीज़ थी वो सड़ी इसलिए नहीं क्योंकि उनको ऑक्सीजन नहीं मिला। एक लावा निकला, उसके बाद में ये लकड़ियां जो हैं उस पर रह गई, उसके बाद दूसरा लावा हुआ, तो ये डिकी करने का उन्हें समय नहीं मिला और इसलिए वो दबते दबते धीरे धीरे वो फॉसिल्स बन गए, पत्थर हो गए। 15 करोड़ साल पहले के पेड़, वृक्ष, उनके अवशेष अब भी यहाँ पर हैं। ये जो ये पेड़ है, ये बताइए कितने साल पुराना होगा? 2000, 3000, ये 2 महीने पुराना पेड़ है। और ये जो पेड़ है, ओ ये फॉसिल, ये मतलब इसकी तो कोई कीमत भी नहीं हो सकती, तो मतलब बेशकीमती है। ये है अनमोल 15 करोड़ साल पुराना पेड़। इसको अपने हाथों में लेना अपने लिए एक मेमोरी है जो कभी भूलेगा नहीं इंसान। एग्जैक्टली। आपको पता है कि फॉसिल बनने के लिए या कहलाने के लिए कम से कम आपका 10,000 साल पुराना होना बहुत जरूरी है। अच्छा, यहाँ पर पहले किसने ढूंढा? बिरबल साहनी जी बहुत फेमस पर्सनैलिटी है इस जियोलॉजी के क्षेत्र में जी। और उन्होंने ही सबसे पहले यहाँ रिसर्च किया, इसको ढूंढा। ये हमारे सामने फॉसिल पड़ा हुआ है, ये रूट है, ये जमीन में है। तो ये तो आपने इसको प्रिजर्व करने के लिए बनाया होगा, है ना? तो ये कितने साल पुराना है? 7 करोड़ से 15 करोड़ का अंतराल है। एकदम ये छू के देख सकते हैं। ये देखिए, मतलब ओरिजिनल लकड़ी था लेकिन इस समय पत्थर है, पर ये पेड़ का ट्रंक है, शाखा है उसकी। एग्जैक्टली। मनीष जी, यहाँ तो हमें प्लांट फॉसिल मिले, यहाँ जीवों के फॉसिल नहीं है यहाँ पे। जुरासिक पीरियड के जस्ट बाद एक मास एक्सटिंक्शन हुआ था। हाँ। ये उस समय की बात है जब सभी जो जानवर थे जो डायनासोर्स वाले एज के, वो वाइप आउट हो गए, इसलिए यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ प्लांट फॉसिल्स मिलते हैं। झारखंड के बारे में बाहर लोगों को पता लगने दीजिए, उसके बाद देखिएगा आपको टिकट लेने पड़ेंगे, आपको काटने पड़ेंगे यहाँ लोगों के लिए, क्योंकि ये चीजें तो एक्चुअल पूजनीय है। इनफैक्ट अगर मैं बताऊं राजीव जी, यहाँ बचे हुए हैं क्योंकि लोग इनकी पूजा करते हैं, इसकी उन्होंने रक्षा की है, इसको प्रिजर्व किया है। ये ट्रैप्स, मतलब कि सबसे पहले आप इसमें देख रहे होंगे कि नीचे एक लावा थी, उसके बाद ये मिट्टी और जो उसमें की लकड़ियां थी वो दबी और उसके ऊपर फिर से लावा है। इसके बीच में जो रहा वो ट्रैप कहते हैं। यही एक ट्रैप है। इसमें हमें लकड़ी के जो है वो दबे हुए मिल जाएंगे, जो फॉसिल्स हैं। जो कुछ पत्थर होंगे उसको अगर तोड़ेंगे तो उसमें जो पत्ते हैं उनके इम्प्रिंट्स मिल जाएंगे। इस तरह का रीजन मतलब बहुत हैं क्या इंडिया में ऐसे? नहीं, इंडिया में सिर्फ और सिर्फ यही है, इसलिए इसको राजमहल का रीजन कहते हैं। आप यहाँ पे आए हैं क्या? अगर नहीं आए तो सोचेगा कि आप बहुत बड़ी चीज मिस कर रहे हैं लाइफ में। कितनी अजीब बात है ना, हम भी सारी जिंदगी घूमने के नाम पर उन्हीं 8-10 जगहों के चक्कर लगाते रहते हैं।
और इस तरह के अनमोल स्थल के बारे में शायद जानते ही नहीं। ये फॉसिल्स हैं? सही पहचाना राजीव जी, ये वही है तारा पहाड़ के जो फॉसिल्स हैं। एटलीस्ट 4 या 5 पेड़ तो हमें दिख ही रहे हैं जी। और ये पेड़ पहले इतने बड़े बड़े थे। कहाँ गए? धीरे धीरे जो लोग हैं वो लोग आते हैं और अपने सुवीनियर के तौर पे थोड़े थोड़े टुकड़े लेके चले जाते हैं। ये हमारे देश में बहुत बड़ी समस्या है। एग्जैक्टली। आप ये कह रहे थे जब तक ये हमारे संपर्क में नहीं थे तब तक ये इतने थे, खुशहाल थे। जैसे ही मनुष्य के संपर्क में आए धीरे धीरे करके नष्ट हो गए। ये मेरी आपसे गुजारिश है कि ये हमारी संपत्ति, आप इसके रक्षक होने चाहिए, इसके भक्षक नहीं। 15 करोड़ साल के नियर अबाउट जो है ये फॉसिल्स हैं और एक बार अगर ये लॉस्ट हुए तो इट विल बी लॉस्ट फॉर एवर। बेशकीमती। ये देखिए कितना बड़ा फॉसिल है ये, और ये काफी अंदर तक गया। हाँ, इसका अनुमान लगा सकते ही नहीं हम कि जमीन के कितना अंदर होगा ये। राइट। क्या नहीं है हमारे देश में, सोचिए क्या नहीं है, कितना बड़ा। मैंने आपको कहा था ना, ऐसे खजाने में लेकर जा रहा हूँ जिसे देखकर आप विश्वास नहीं करेंगे, आपके विश्वास से परे होगा। यहाँ पर आकर कभी इन फॉसिल से बात कीजिएगा, आपको करोड़ों साल पहले के जो दौर था उसकी दास्तानें सुनाएंगे। आगे होगी मुलाकात एक ऐसे प्रतिभाशाली कलाकार से जिन्होंने शुरुआत की टेराकोटा म्यूरल्स की। साहिबगंज के डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट बताएंगे मुझे कैसे नमामि गंगे के साथ मिलकर वो रख रहे हैं गंगा को स्वच्छ। राजमहल में देखूंगा अकबर के सेनापति राजा मान सिंह द्वारा बनाए गए 16वीं सदी के वास्तुकला के नमूने। अतीत से निकलकर अब मैं वर्तमान की कला देखने राज्य सरकार से पुरस्कृत एक शानदार कलाकार श्याम विश्वकर्मा से मिलने जा रहा हूं। गंगा की मिट्टी से टेराकोटा की खूबसूरत प्रतिमाएं विभिन्न आकार कैसे लेती हैं, ये देखना है तो यहां ही आना चाहिए। जीव, पानी और जंगल की कहानियां दर्शाती ट्राइबल आर्ट को आगे बढ़ाना और उसे लोगों तक पहुंचाना इस कलाकार का लक्ष्य है। इतना हुनर है आपके हाथों में सर। ये सिलसिला कब शुरू हुआ और कैसे शुरू हुआ? बचपन से मैं इस जिले में गंगा है, गंगा में मैं नहाने जाता था। उस क्रम में मैं मिट्टी देखता था, वो मिट्टी को लाता था घर और वो उसमें कुछ अनगढ़ंत कुछ खिलौने वगैरह मैंने तैयार करते थे। साइन बोर्ड, ट्रक के नंबर प्लेट्स वगैरह लिखने लगा। लोग बोलते थे कि अच्छा लिखते हो। मैं सोचा था यही आर्ट है। एक अच्छे आईएएस ने हमें कहा कि आप किसी आर्ट कॉलेज में दाखिला लो, आपका हाथ बहुत अच्छा है। मैंने पटना फाइन आर्ट में जाके लिखा, 91 में लिया। और वहाँ से पढ़ने के बाद पता चला कि आर्ट वो अपना होता है, इमेजिनेशन होता है। आप क्या कर सकते, क्रिएट क्या कर सकते थे। तो गंगा के मिट्टी से मैंने काम करना शुरू किया। और ये ट्राइबल एरिया है, आदिवासी का जनजीवन मैंने बचपन से देखा, उन सब पे मैंने काम करना शुरू किया, ट्राइबल आर्ट पे। और टेराकोटा जो गंगा की मिट्टी से बन के तैयार होता है सर, उस पर मैंने काम किया। पहले पेंटिंग कैनवास पे हुआ करता था, वो मूर्तियाँ जब दीवार पे लटके के फ्रेम में मैंने उसको बनाया तो लोगों ने काफ़ी पसंद किया। दिस इज डिफरेंट, बहुत अलग है। इनफैक्ट बिहार और झारखंड उसके बाद अलग हो गया। तो ऑफिशियल यहाँ पे कोई आर्ट करने वाला इस तरह का कोई नहीं था सर। उसके बाद भारत सरकार ने मुझे स्कॉलरशिप दिया टेराकोटा में। हमारे यहाँ पर रॉ मटेरियल काफ़ी मात्रा में है, जैसे कि चाइना के लिए हमारे राजमहल में गंगा की मिट्टी तो गंगा माँ में ही है, समाहित है। तो अगर ये कहें कि इस कला का जो ओरिजिन है, इस कला की शुरुआत है, वो आपसे हुई? टेराकोटा म्यूरल का शुरुआत मैंने किया है। प्रधानमंत्री के हाथों 2-3 पेंटिंग हमारी चली गई है। ये देखिए पीछे बिरसा मुंडा खड़े, ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर आपने बनाया, आपने जीवित कर दिया एक्चुअली। कोशिश ये कल्पना से किया या कल्पना से किया मैंने। फ्रीडम फाइटर जो हमारे झारखंड के हैं बेसिकली, उन सबको एक मंच दिया गया है। उस मंच पे मैं भी काम कर रहा हूँ। जैसे टेराकोटा आउटडोर और फाइबर इंडोर, ताकि वो बरसों तक ये जीवित रह सके। ये आउटडोर है, इंडोर है? ये इंडोर है, ये सब आउटडोर है। अच्छा। उसको सीमेंट से हम लोग टेराकोटा को वॉल पे पेस्ट कर देते हैं, वो आउटडोर है। तो एक ही टेराकोटा को आपने अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया। तो ये जो पीछे गौतम बुद्ध बैठ के मुझे आशीर्वाद दे रहे हैं, ये बनाने में कितना समय लगा होगा? ये बनाने में कम से कम 15 से 16 दिन। बहुत ही खूबसूरत है ये, बहुत बहुत बारीकी वाला काम भी लगता है। लेकिन ये इस तरह के फोल्ड कैसे देते हैं? वो फोल्ड तो सब सर हाथ से ही। और मैं बेसिकली यही कहूँगा, लोग कला के क्षेत्र में जब भी आए तो ड्राइंग जरूर करें। ड्राइंग के बिना कुछ नहीं हो सकता है। जैसे बच्चे अगर पेंसिल पकड़ते हैं तो उसको पेंसिल पकड़ने देना चाहिए, वो कॉपी गंदा करे तो ही आगे जाएगा। मैं बचपन में बहुत मार खाया हूँ बेसिकली। टीचर पढ़ा रहे, मैं कॉपी में कुछ बनाते रहता था, तो मैं बड़ी मार खाया इस सब चीज़ में, लेकिन आगे वो काम आ गया। ऐसा ही होता है, हर चीज़ की शुरुआत ऐसी होती है। जब हम भी कभी फिल्में देखने के लिए जाया करते थे या कुछ और करते थे तो डांट ही पड़ती थी घर से। लोग काम करके आगे बढ़ सकते हैं और आगे काम यहाँ पर करें, लेकिन उसी गूंज बड़े शहरों में जाने वहाँ जी।
बहुत आर्टिस्ट किस्म के इंसान है। और क्या क्या करते हैं आप? और भी कोई शौक है आपके? कुछ कुछ मैं सीखता हूँ, संगीत के क्षेत्र में भी मैं। संगीत के क्षेत्र में भी? जी जी बिल्कुल। और एक्टिंग तो नहीं करते ना? कंपटीशन मत बनिएगा मेरा प्लीज। ये मेरी विधा में तो नहीं है। तो मैं आपके सारे हुनर देखना चाहता हूँ। सबसे पहले तो मैं ये देखूँ कि आप इस खाली शीट के ऊपर, इस कैनवस के ऊपर आप क्या बनाते हैं? ये आदिवासी महिला सांझ होते ही लकड़ियों का गट्ठर लेके सर घर चली। उनका जो पारंपरिक ड्रेस है। ऐसे नहीं बनते कलाकार। बहुत सुंदर। बस अब इतना आपको और करना है कि यहाँ पे अपने हस्ताक्षर देने और मैं अपने घर की शोभा बनाऊंगा। बहुत बहुत सुंदर। मैं चाहता हूँ कि ये हस्ताक्षर जो है, इनकी कीमत दुगनी तिगनी चौगनी हो जो है। दूर तक बहती मां गंगा की धारा। यहाँ गंगा का आकार इतना भव्य है कि कहा जाता है कि साहिबगंज कभी एक बंदरगाह हुआ करता था। आज इस विशाल नदी को प्रदूषण से मुक्त रखने की बड़ी जिम्मेदारी को कड़ी मेहनत से निभा रहा है नमामि गंगे और साहिबगंज का जिला प्रशासन। जैसे जैसे गंगा नए क्षेत्र में प्रवेश करती है तो उस क्षेत्र के लोग और उस क्षेत्र के प्रशासन की जिम्मेदारी बन जाती है कि वो गंगा की देखरेख करें। तो ये आप कहाँ से कहाँ तक गंगा जी का ख्याल रखते हैं? हाजीपुर दियारा है, वहाँ से लेकर लास्ट में हुसैनाबाद जो हमारा उधवा ब्लॉक में आता है, जस्ट फरक्का डैम से पहले जी, वहाँ तक लगभग 75 किलोमीटर का हम लोग का ये कोस्ट है जी। तो 75 किलोमीटर का कोस्ट, 75 किलोमीटर लंबी गंगा जी का आप ध्यान रखते हैं? जी जी। शहर में हम लोगों ने काफ़ी कार्य नमामि गंगे के तहत कराए हैं, जैसा कि रिवर फ्रंट डेवलपमेंट में हम लोगों ने कुछ घाट्स का निर्माण करवाया है। टोटल 11 घाट्स यहाँ साहिबगंज में निर्माण हुए हैं। राजमहल में भी 9 या 10 घाट हुए हैं। साथ ही साथ हम लोग का जितना भी शहर में जो नाला आ रहा है उस सभी को हम लोग टैप करते हैं। पंपिंग स्टेशंस बने हुए हैं। साथ ही साथ वहाँ से पानी जो है ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। शहर के अंदर सीवरेज पाइपलाइन दोनों में बिछी हुई है, उसका सीवरेज का जो भी पानी है वो ट्रीटमेंट प्लांट में जाता है। वहाँ से फिर गंगा जी को एक गुड क्वालिटी वाटर हम लोग गंगा जी में मिलाते हैं। इसके लिए हम लोगों ने दुमका में जो स्टेट पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड की लेबोरेटरी है, वहाँ पे भी हम मंथली उसको पानी को भेजते हैं टेस्टिंग के लिए। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि नमामि गंगे ने जब मिशन शुरू किया तब से लेकर अब तक को फ़र्क आया? पहले नाला का पानी सीधा ड्यूरिंग लीन टाइम पूरा पानी यहाँ गंगा जी में गिरता था। साथ ही साथ जो भी केमिकल इस तरह से कहें कि साबुन वगैरह का जो यूज़ लोग करते थे, हम लोगों ने वो भी मना किया है। जो ग्रामीण क्षेत्र के इलाके उनमें भी हम लोगों ने कुछ काम किए हैं, जैसे सोक पिट्स का निर्माण किया है कि जो भी डोमेस्टिक वाटर है वो नीचे ज़मीन में जाए और उसके बाद अंडरग्राउंड ही वो गंगा नदी में जाए। एग्रीकल्चर कर रहे हैं, दैट मस्ट बी ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। इसका भी हम लोग के नमामि गंगे के तहत प्रोग्राम चल रहा है। सरकार तो अपनी जिम्मेदारी निभाती है, पर क्या लोग अपनी साझेदारी, अपनी भागीदारी देते हैं? पुरानी परंपरा से ही इस गंगा नदी को स्वच्छ रखने की एक प्रवृत्ति यहाँ के लोगों में रही है। वो लोग लगभग 1.5 दिन पानी में खड़ा रह के पूजा करता है। उससे ये अनुमान लगा सकते हैं कि कितना उन लोगों के लिए गंगा का पवित्रता है। बाहर रहते हैं तो एक झारखंड की एक इमेज अलग है कि बहुत ट्राइबल एरिया होगा, पिछड़ा हुआ इलाका होगा। बहुत खूबसूरत है। इसमें गंगा को अगर देखते हैं हम लोग ज्योग्राफिकली, तो हरिद्वार से जब ये निकलती है उसके बाद ये अंतिम छोर है जहाँ पर आपको पहाड़ और नदी का एक संगम देखने को मिलता है और बहुत अत्यंत खूबसूरत संगम है। सूरज के ढलते ही दिन के प्रकाश की जगह आरती के दियों ने ली, जो मेरी इस गंगा के साथ चल रही यात्रा में हमेशा मुझे कुछ शांति और सुकून देती है। अगले दिन राजमहल में मेरी सुबह का आगाज 12 द्वारों वाली 12 द्वारी से हो रहा है, जिसको नागेश्वर बाग के नाम से भी जाना जाता है। ये है मेरा सबसे ज्यादा पसंदीदा फल, बेल। अब जानते हैं बेल हमें हमारे महाराष्ट्र में नहीं मिलता, बॉम्बे में नहीं मिलता, ये सिर्फ नॉर्थ में ही मिलता है। और ऐसा कहते हैं कि झारखंड के अंदर कुछ 300-400 वर्ष पुराने पेड़ बेल के हैं जो आज भी फल दे रहे हैं। बहुत ही कमाल का फल होता है, गर्मियों में आपको खाना चाहिए, पेट के लिए बहुत अच्छा होता है। कहा जाता है कि किसी जमाने में ये महलनुमा इमारत उस क्षेत्र के राजाओं का आराम गृह था
और यहाँ राजाओं के लिए संगीत समारोह भी आयोजित किए जाते थे। माना जाता है कि इस इमारत के बीचों बीच एक लकड़ी से बना रंग महल था। 12 द्वारी के निर्माण को लेकर अलग अलग धारणाएं हैं। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि मीर कासिम अली, जो उस वक्त बंगाल के नवाब थे, उन्होंने इसे बनवाया। वहीं दूसरी ओर कुछ विद्वान ऐसा मानते हैं कि इसे राजा मान सिंह के विरोधी फतेह जंग खान ने बनवाया। गंगा साहिबगंज से चलती हैं और राजमहल पहुंच जाती हैं, जो कि तकरीबन 32 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। तो मैं भी पहुंच गया राजमहल। अब जानते हैं, राजमहल अकबर और शाहजहां के दौर में इस पूरे क्षेत्र की राजधानी हुआ करती थी। और यहाँ पर बहुत ही ऐतिहासिक स्थल भी हैं, जिनमें से एक पर मैं इस समय खड़ा हूँ, 12 द्वारी। अब इस जगह के बारे में विस्तार से मुझे बताएंगे इस क्षेत्र के इतिहास और भू विज्ञान के जानकार डॉक्टर रंजीत कुमार सिंह। 12 द्वारी मतलब नाम शब्द में ही द्वार है, जी, तो क्या 12 द्वार है यहाँ पर? हाँ, 12 द्वार है, इसलिए लोग 12 द्वारी कहते हैं। जी। 3 चीज़ों के लिए ये फेमस था। पहला था कि अंग्रेज जब रात होते थे यहाँ पे वो ठहरते थे। दूसरा था कि यहाँ पे रंग महल भी कहलाता था। जी। और तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि यहाँ पे स्ट्रेटजी बनता था, रणनीति बनते थे। क्योंकि यहाँ से गंगा दूर हम देख रहे दिख रही हैं, है। तो ये 3 चीज़ के लिए ये मशहूर है। अभी तो ये सिर्फ अवशेष रह गए ना, अंश रह गए अवशेष हैं रह कुछ। गए, बस हम लगता है कि फिर से एक बार इतिहास, राजमहल का इतिहास लिखना चाहिए। पूरी उम्मीद है कि ये इतिहास लिखा तो जा चुका है, जी, पढ़ा फिर बहुत जल्दी पढ़ जाएगा जाएगा। दूसरों से। जी जी जी। 12 द्वारी के पास ही राजा मान सिंह द्वारा 1592 में बनवाई गई जामी मस्जिद। जो सैनिक हुआ करते थे उसमें मुस्लिम भी हुआ करते थे। जी। उसके नवाज के लिए, जो उनका धार्मिक आस्था होता जी। है, उसके लिए एक मस्जिद का निर्माण किया गया था। बहुत ही सुंदर है। अब तो खैर सिर्फ हमें खंडर नजर आ रहे हैं, जब ये बनी होगी तो बहुत ही सुंदर होगी। जामी मस्जिद की शानदार वास्तुकला की वजह से इसे बंगाल सूबे की सबसे खूबसूरत इमारतों में से एक माना जाता है। हमारी सांस्कृतिक धरोहर का, ऐतिहासिक धरोहर का कोई मुकाबला नहीं है। किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, हिंदुस्तान के किसी भी क्षेत्र में चले जाएं, आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी मिलेगी जो कि विश्व में कहीं और नहीं होगी। कमाल का है ना हमारा देश। आगे है राजमहल में उत्तर वाहिनी गंगा किनारे बने सिंघी दालान का करूंगा भ्रमण। होगा रसीला स्वाद झारखंड के सबसे मशहूर मिठाइयों में से एक रौसो कदम का। जाऊंगा कन्हैया स्थान, जहां पर चैतन्य महाप्रभु के चरण हैं आज भी स्थापित। उत्तर वाहिनी गंगा के साहिल पर बना है सिंघी दालान। ये समुद्र नहीं है, ये गंगा बहरी। कहते हैं कि बादशाह अकबर ने राजा मान सिंह को यहां बंगाल का सूबेदार बनाकर भेजा था और राजा मान सिंह ने ही 1595 और 96 में इसे बनवाया था। कसौटी पत्थरों से बनी ये इमारत राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती थी। राजमहल के रोमांचक इतिहास के बाद मन तो मीठा हो गया, पर अब जुबां कर रही है इंतजार झारखंड की सबसे प्रसिद्ध मिठाइयों में से एक का सेवन करने की। सादा सा इसका रूप, प्यारी सी मिठास और मुंह में रखते ही खुल जाता है, इसीलिए तो रौसो कदम है खास। तो खत्म हो गया, कमाल है। ये सोच रहे हैं ना कि मैं कितने मजे लूट रहा हूँ। अब क्या करूँ, शो का होस्ट जो हूँ, तो इस बार मैं झारखंड में हूँ तो सोचा कि यहाँ की विशेष मिठाई रस कदम चखाता हूँ। क्या मिठाई है यार, मजा आ गया। किस चीज़ से बनाते हो? खोए का बनते हैं। तो ये कहीं ना कहीं बंगाल से मिलता जुलता है थोड़ा जी सा? जी जी, बंगाल से मिलता क्योंकि जुलता बहुत करीब में है बंगाल जी। पर बहुत ज्यादा सॉफ्ट है। कोमल क्यों है? कोमल इसलिए है कि इसमें 1 किलो खोआ में मात्र 100 ग्राम चीनी दिया जाता है, जिसके कारण ये सॉफ्ट होता है। हाँ। और ज़्यादा चीनी देने से क्या होता है, वो कड़ा हार्ड हो जाएंगे। अच्छा, तो मैं घबराहट में दूसरा नहीं मांगा आपसे, क्योंकि मुझे लगा कि बहुत चीनी खा लूंगा। नहीं, चीनी तो बहुत कम ये है, हल्का दीजिए मीठा ना। है। बनाते कैसे हैं इसको? ये हाँ, देखिए, बनाते देखिए इस ढंग से बनाए। ये ले, ये बना भी दिए और दे भी दिए जी जी। और ये हम खा भी लिए। तो मैं आपको बता दूं कि खोया तो एक चीज है ही है, लेकिन बीच में छोटा सा ये रसगुल्ले कैसे छोटा सा रसगुल्ला वो भी डाल देते हैं बीच के अंदर, और चारों तरफ इसमें खोए की जो कवरिंग होती है और वो जो जूस निकलता है, एक्चुअली ऐसा लगता है कि आप एक फल खा रहे हैं, क्योंकि आउटर जो है वो इतना सॉफ्ट होता है कि आपने जैसे इसमें दांत डाले और अंदर से एक जूस निकला, वो जूस होता है रसगुल्ले का। जी अच्छा, ऐसा क्यों है कि ये सिर्फ आपके पास बन सकता है, मेरे घर में क्यों नहीं बन सकता? हाँ, बन सकते हैं, आपके यहाँ भी बन सकता है, क्यों नहीं बन सकते हैं। बिल्कुल स्वाद ऐसे ही आएगा। हाँ, ऐसे आएंगे। जो पानी झारखंड का है, जो प्यार आप झारखंड के लोगों हाँ। का है, वो प्यार नहीं मिलेगा ना वहाँ पे।
आप नहीं मिलोगे ना। तो बनाने का तरीका जो होता है ना वो अलग और होता आपकी है। एक खूबसूरत मुस्कुराहट नहीं मिलेगी। देखिए कितने खूबसूरत लगते हैं जब ये मुस्कुराते हैं तो। कहते हैं भक्त और भगवान का रिश्ता अटूट प्रेम का रिश्ता होता है, जैसे चैतन्य महाप्रभु और भगवान श्री कृष्ण का था। चैतन्य महाप्रभु के बारे में आपने सुना होगा। ये बंगाल के वो संत थे जो भगवान कृष्ण के बहुत बड़े भक्त थे, और ऐसा माना जाता है इसी वृक्ष के नीचे उन्हें भगवान कृष्ण के दर्शन हुए थे। चैतन्य महाप्रभु के पद चिन्ह यहां आज भी देखे जा सकते हैं, और यह भी कहा जाता है कि आज भी भगवान कृष्ण और राधा के पद चिन्ह यहां विद्यमान हैं। कन्हैया स्थान को कृष्ण भक्त भगवान कृष्ण की लीला स्थली मानते हैं। झारखंड आने की मेरी उत्सुकता अब तक बरकरार है, बस समय नहीं बचा। अब जिस प्रदेश की प्रकृति, संस्कृति, वनस्पति इतनी खूबसूरत हो, तो वहां इतनी जल्दी मन भरेगा भी तो कैसे। पर अचरज की बात यह है कि हम इसके बारे में ज्यादा जानते ही नहीं। आप जानते हैं, जब मैं विदेश जाता हूं तो किसी भी देश का लगभग हर प्रांत या हर शहर एक जैसा लगता है, लेकिन भारत का हर प्रदेश अपने आप में एक देश जैसा लगता है। अगर कोई भारत के 4 शहरों को देखकर यह कह दे कि उसने पूरा भारतवर्ष देख लिया है, तो वो गलत होगा, क्योंकि भारत को देखने के लिए एक पूरा जीवन कम पड़ सकता है। और वो सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारा देश बहुत विशाल है, वो इसलिए भी कि हमारा देश विविधता की मिसाल है। आप भी मानते हैं ना? तो इजाज़त दीजिए, मैं चलता हूँ। अगले एपिसोड में दोबारा आपसे मिलूंगा, लेकिन जा रहा हूँ इस उम्मीद के साथ कि हम सब अपने अपने क्षेत्र की छवि को इतना सुदृढ़ बनाएंगे कि सिर्फ भारत से नहीं बल्कि विश्व से सैलानी ढूंढते चले आएंगे। गुड नाइट, खुश रहिए।